बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 क्वार्टर नंबर 2 डिस्कस करना है, जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज गिवन थे, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन थे जिनमें से आपने 16 अटेम्प्ट करने थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन थे जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 1, दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, हाउ मच वर्क डज इट डू इन 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि पावर जो है दैट इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क ओवर टाइम में से अगर हमने वर्क डिराइव करना है तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू 2000 वॉट इनटू 10 सेकेंड्स, जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 20,000 जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. According to work energy theorem, the net work done on a body equals the change in its. क्या आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर वो किस उसकी चेंज किसके इक्वल होती है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट कि जो नेट वर्क डन है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कीजिएगा कि वर्क डन changes only kinetic energy, not potential energy or momentum directly. Question number 3. The escape velocity of an object from the surface of the earth is. escape velocity किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ वो किसके इक्वल होगी अगर रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और मास एम है? escape velocity हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। और यहाँ से वेलोसिटी डिराइव करने के लिए स्टूडेंट हम लोगों ने डेरिवेशन में स्क्वायर रूट लिया था दोनों साइड के ऊपर, जिसकी वजह से वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गई थी स्क्वायर रूट 2gm ओवर आर, विच इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू 2gr स्क्वायर रूट equals to approximately 11 kilometer per second. Option B is the appropriate answer. Next question, which of the following is a non-conservative force? फोर्स जो हमारे पास अगर उसके साथ टर्म नॉन कंजर्वेटिव लगाई जाती है वो कब लगाई जाएगी? कि अगर वो फोर्स उसकी वजह से कोई वर्क डन डिपेंड कर रहा है किसी पाथ के ऊपर, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, पाथ डिपेंडेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दे ऑल आर कंजर्वेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, काइनेटिक फ्रिक्शन। Young's modulus is defined as, Young's modulus is related to the length। याद रखिएगा, हमने डिफॉर्मेशन में ये डिस्कस किया हुआ फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में कि whenever a force is applied on a body, तो उस फोर्स की वजह से अगर हम फोर्स को यूनिट एरिया लें इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज पॉसिबल है। तो जो लेंथ में चेंज आती है जिस स्ट्रेस की वजह से और कितनी चेंज आई अगर आप वो मेजर कर लें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन यानी कि मेजर कर लें, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, जिसके यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्चिमेदेस प्रिंसिपल द बियॉन्ड फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इक्वल्स। आर्चिमेदेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बियॉन्ड फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है? आर्चिमेदेस प्रिंसिपल पहले तो आप रिकॉल कर लें कि उसमें बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू द वॉल्यूम विच इज इट डिस्प्लेसेस इनटू जी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि बायोंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दिस इज व्हाई शिप्स फ्लोट डिस्पाइट बीइंग मेड ऑफ स्टील। तो बायोंड फोर्स किसके इक्वल हुई? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। According to Bernoulli's equation, in a horizontal pipe where speed of a fluid increases, the pressure, करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस। लेकिन कैसे ये डिक्रीजेस होगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि जब V इंक्रीज करेगा P डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन है, यानी कि व्हेन स्पीड इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमने एक एरोप्लेन लिफ्ट के लिए भी डिस्कस की थी, या वेंट्रीमीटर में भी डिस्कस किया हुआ। So where the speed of fluid increases, the pressure will be decreased. Option B. Terminal velocity of a sphere falling through a fluid is directly proportional to. आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है
ठीक है, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, याद रखिएगा स्टोक्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। जितना बड़ा ड्रॉप फॉल करेगा, जितना बड़ा ड्रॉप फॉल करेगा वो ज्यादा स्पीड से फॉल करेगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Boyle's law states that at constant temperature, the pressure of a fixed mass of a gas is. According to Boyle's law, जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, that is inversely proportional to the volume. That is inversely proportional to the volume at constant temperature. Mathematically हमने पढ़ा हुआ है कि P1 V1 is equal to P2 V2 which is equal to constant. When gas is compressed, volume decreases, pressure increases. The first law of thermodynamics states that फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो हमने सिस्टम में ऐड करनी है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द वर्क डन, प्लस वर्क डन। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन रही है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम डिफरेंस विद द वर्क डन। क्योंकि फर्स्ट लॉ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू इज हीट एडेड, वर्क इज डन बाय द गैस, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन T1 हॉट टेम्परेचर एंड T2 दैट इज अ कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर, तो वो किसके इक्वल होगा? एफिशिएंसी के लिए हमने डिस्कस किया हुआ क्लास में कि एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं सिंबल ईटा से, और ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, 1 minus T2 over T1। याद रखिएगा efficiency is always less than 100%. Efficiency is always less than 100%. Since T2 does not equal to 0 Kelvin in practice ऐसा possible नहीं है, तो higher temperature difference होगा, higher efficiency होगी हमारे पास। Last MCQ, in all natural irreversible processes, the total entropy of the universe, तमाम नेचुरल यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, जाहिर बात है नेचुरल प्रोसेसेस वो रिट्रेस नहीं हो सकते ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स में क्या चेंज आएगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो हमेशा इंक्रीज करती है, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस that is greater than 0. Entropy measures disorder, यानी कि nature tends towards the disorderness. So option C increases is the correct answer. अब हम सब्जेक्टिव टाइप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें 20 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन थे और आपने 16 अटेम्प्ट करने थे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जी। डिफाइन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली। आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब एक्ट करती है, अगर वो फोर्स वेरी कर रही है डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, तो फिर वर्क डन कभी भी सिंपली कैलकुलेट नहीं होगा W=FD से। उसमें हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या पाथ गिवन है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट है Q, और ये कर्व पाथ है आपके पास। इसमें सबसे पहले हमने इस कर्व पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? इसलिए डिवाइड करना है ताकि फोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाए फॉर ईच इंटरवल, और फिर हमने हर इंटरवल के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इन तमाम इंटरवल्स के वर्क डन के सम के इक्वल होगा। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली जो वर्क डन होता है दैट इज बाय वेरिएबल फोर्स दैट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। जो फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनता है, उसमें जो एरिया अंडर द कर्व आता है एक्चुअली वर्क डन उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है और सिर्फ वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर। टोटल वर्क डन किसी भी क्लोज पाथ में 0 होता है। एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स होती है। वर्क डन डिपेंड करता है कि कौन सा रूट हमने लिया है, और जो टोटल वर्क डन होता है लॉन्ग क्लोज पाथ दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पावर, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। स्टूडेंट वी नो दैट पावर इज एक्चुअली द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन। अगर वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू है इन टाइम डेल्टा टी, तो एवरेज पावर दैट इज पी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज दैट इज वॉट, याद रखिएगा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज दैट इज किलोवाट आवर, और एमसीक्यूज के लिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने लाजमी ऐड करनी है आंसर के अंदर, पावर मैयर करती है कि कितनी क्विकली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है, कितना क्विकली जो है वर्क डन परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम उसकी स्टेटमेंट ये है कि जो नेट वर्क डन होता है किसी भी बॉडी के ऊपर दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली अगर हम लिखें डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। और ये डिराइव किया गया एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थ्योरम एक्चुअली होल्ड करता है फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अप्लाइज वेदर द फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के या फिर वेरिएबल फोर्स के लिए। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली एक लिंक डेवलप करता है, डायरेक्ट लिंक होता है इसका अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और जो हमारे पास रिजल्टिंग चेंज होती है स्पीड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है और जिसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम या इनिशियल वेलोसिटी होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो उसको मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी को अगर हमने डिराइव करना है, इट इज डिराइव्ड बाय द इक्वेटिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द गेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm/r। इसको आप 2gr के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे g 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल लें अगर, और r रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर अगर कंसीडर करें, तो एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली आपके पास डिराइव करके 11 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। याद रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट। Next question, define stress and strain, write their SI units, how are they related by Young's modulus. Stress actually it is defined as a force applied per unit area to produce the deformation in a body, और that is sigma is equal to F over A। इसका ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू द पास्कल। तो स्ट्रेस और प्रेशर, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करें, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर द सेम यूनिट बट दे आर डिफरेंट। स्ट्रेन जो होता है हमारे पास दैट इज एक्चुअली फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। इसको E इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L नॉट, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट्स अ रेशियो। यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे हम, यंग्स मॉडुलस रिलेट करते हैं दोनों को टू विद इन द इलास्टिक लिमिट बाय हुक्स लॉ, एंड दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन एंड गैप ओवर A ओवर डेल्टा L ओवर L नॉट। Young's modulus has the same unit as the stress and measures the stiffness of a material. A higher Young modulus means stiffer material है हमारे पास। Next question, what is meant by elastic limit and plastic deformation? Distinguish between ductile and brittle substances. Elastic limit जो होती है हमारे पास maximum stress है, वो maximum stress जो material जो है वो withstand करता है अपने ऊपर, और उसके बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप पर रिटर्न हो सकता है अगर हम लोड को रिमूव कर दें। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें इससे बियॉन्ड, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड अगर चले जाएं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। डक्टाइल सब्सटेंसेस की बात करें, एग्जांपल के तौर पे कॉपर एंड लेड, दे अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ब्रिटल सब्सटेंसेस ग्लास या फिर कास्ट आयरन हम कंसीडर कर सकते हैं, they break just after the elastic limit is crossed without significant plastic deformation. Next question, state Bernoulli's equation, write any two practical applications of Bernoulli's principle. Bernoulli's equation जो है वो actually steady non viscous incompressible fluid के लिए हमें डिस्कस की गई है, and it states that P plus 1/2 rho V square plus rho GH is equal to constant. ये शो करती है कि increase in fluid speed causes the decrement in the pressure.
अगर इसकी टो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो एरोप्लेन लिफ्ट जो हमारे पास है वो इसकी हमारे पास एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, दैट इज एयर फ्लोज फास्टर ओवर द कर्व्ड अपर विंग सरफेस, यानी कि लोअर प्रेशर होता है देन दैट द फ्लैट सरफेस जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। नंबर टू, वेंट्रीमीटर। वेंट्रीमीटर दैट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द फ्लो स्पीड बाय डिटेक्टिंग प्रेशर डिफरेंस एट कंस्ट्रक्शन, और उसके लिए रिलेशन जो है वो आपके सामने मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है व्हिच इज अटेन्ड बाय द फॉलोइंग बॉडी कब, व्हेन द अपवर्ड ड्रैग फोर्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू द डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होते हैं तो जो टर्मिनल कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज इक्वल्स टू 2r² रो जी एच ओवर 9 ईटा, डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द स्फीयर के ऊपर, डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि डिफरेंट फ्लूइड्स होंगे तो हर एक के लिए अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। जितना लार्जर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा उतना वो फास्टली जो है वो फॉल डाउन करेगा नीचे। Define internal energy of a gas. How is it related to the temperature of an ideal gas? Internal energy किसी भी substance की actually that is the sum of all molecular energies, यानी कि sum of molecular kinetic and potential energies of constituent particles. आइडियल गैस की बात करें अगर हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस निग्लिजिबल होती हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी अगर हम बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो हमने पढ़ा हुआ 3/2 के बीटा टी, वेयर के बीटा इज इक्वल टू 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन। Therefore, internal energy is proportional to the temperature, यानी कि a rise in temperature directly increases the internal energy. अगर हम आइडियल गैस को कूल डाउन करेंगे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर देगी। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, यानी कि डेल्टा टी जहां पे जीरो होगा। सिंस इंटरनल एनर्जी हमने अभी डिस्कस किया डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस के ऊपर, तो डेल्टा यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर वो बन जाएगा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या मतलब कि ऑल हीट एडेड इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एग्जांपल के तौर पे सो कंप्रेशन ऑफ गैस को अगर हम डिस्कस करें सिलेंडर के अंदर विद इन कांटेक्ट विद अ हीट रिजर्वायर, तो ए डायबेटिक प्रोसेस हैज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स, यानी कि Q जीरो है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी कॉजिंग टेम्परेचर टू द चेंज। ए डायबेट की बात करें अगर हम, ए डायबेट इज स्टीपर देन द आइसोथर्म ऑन अ पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर, बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस। कैलकुलेट पावर ऑफ अ क्रेन व्हिच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 किलोग्राम टू हाइट 100 मीटर इन 20 सेकंड्स। आपने पावर फाइंड आउट करनी है, मास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी नो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि उसने उठाया है, लिफ्ट किया है मास को अपवर्ड, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh 1000 into 9.8 into 100 980,000 जूल। पावर होती है वर्क ओवर टाइम, वर्क आपके पास है 980,000 ओवर टाइम 20, तो 49,000 वॉट यानी कि 49 किलो वॉट इज द आंसर, यानी कि द क्रेन मस्ट सप्लाई एटलीस्ट 49 किलो वॉट ऑफ पावर टू द लिफ्ट टू द लोड एट दिस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड व्हेन एलिवेटर इज डिसेंडिंग, व्हाई शुड देयर बी अ लिमिट ऑन पैसेंजर्स। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत क्यों पड़ती है जब एलिवेटर डिसेंडिंग की तरफ होता है। याद रखिए स्टूडेंट, इवन व्हेन एन एलिवेटर डिसेंड्स इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड टू ऑपरेट द ब्रेकिंग एंड द कंट्रोल सिस्टम्स। ब्रेक सिस्टम को और कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है। लाइट्स को पावर देने के लिए भी, वेंटिलेशन के लिए भी, एंड टू रन द मोटर अगेंस्ट द फ्रिक्शन इन द पुली एंड द केबल सिस्टम। मोटर ऑल्सो कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ डिसेंट, विदाउट पावर द एलिवेटर कुड फ्री फॉल। वो तमाम मोटर्स अगर जो इसके पावर के बगैर हैं तो वो फिर उसमें क्या होगा, एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल कर जाएगा। नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर लिमिट क्यों है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स मस्ट बी लिमिटेड, क्योंकि टोटल वेट जो होता है इंक्लूडिंग कैबन मस्ट नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड एट द मोटर। अगर वो इससे एक्सीड कर जाएगा तो होगा क्या, हमारे पास ओवर हीटनेस देखी जाएगी मोटर की, ब्रेक फेलियर हो जाएगा और जो एलिवेटर है वो फ्री फॉल कर जाएगा।
A force acts on a ball moving 14 meter per second and brings speed to 6 meter per second. Is work done positive or negative? आपके पास एक फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉल जो मूव कर रही है 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, और उसकी स्पीड को वो 6 मीटर पर सेकेंड कर देती है, तो वर्क डन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज को पुट अप करें, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर, यानी कि 1/2 m इंटू 6 का स्क्वायर इज माइनस 1/2 m इंटू 14 का स्क्वायर। सॉल्व करें, माइनस 40 मीटर इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, मीनिंग दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अपोजिंग फोर्स है लाइक फ्रिक्शन और ब्रेकिंग। तो नेगेटिव वर्क इंडिकेट करता है कि एनर्जी इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर W is equals to negative work done on the ball. If mass of the earth is 6 into 10 raised by 24 kilogram, mass of the sun is 1.99 into 10 raised by 30 kilogram, sun is 1.6 into 10 raised by 11 meter away. Find gravitational potential energy of the earth. Mass of the sun given है, ms से डिनोट कर देते हैं, mass of the earth me लिख लेते हैं, रेडियस हमारे पास गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मालूम है 6.67 into 10 raised by -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, तो माइनस बाकी वैल्यूज को पुटअप करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली आंसर -4.98 इंटू 10⁻³ जूल। रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ जो है वो -4.98 इंटू 10⁻³ जूल के इक्वल है। नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है बाउंड सिस्टम को। हाउ डज प्रेशर चेंज विद द डेप्थ इन द फ्लूइड्स? याद रखें आप लोगों ने फ्लूइड्स के केसेस के अंदर प्रेशर इन द फ्लूइड इंक्रीजेस लीनियरली विद द डेप्थ। कंसीडर करें एक कॉलम ऑफ फ्लूइड ऑफ हाइट h, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका a एंड देन डेंसिटी इज रो, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव दैट इज W इज इक्वल टू रो hg, प्रेशर जो डेप्थ में दैट इज P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो gh। P नॉट क्या है यहाँ पे? P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस। ये शो कर रहे हैं हमें कि प्रेशर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद द डेप्थ। अगर 10 मीटर डेप्थ की हम बात करें वाटर के अंदर तो P इज इक्वल टू 10⁵ प्लस 1000 इंटू 9.8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁵ पास्कल, नियरली डबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। This is why deep sea vessels need reinforced hulls to withstand the immense pressure. Differentiate between stress, strain, Young's modulus and write down their units. पहले भी हमने इसको इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं। आज हमने इसमें क्या करना है डिस्कस की डिफरेंशिएशन क्या है। स्ट्रेस जो है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है दैट इज डेवलप्ड इनसाइड अ मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ओके, जिसका यूनिट पास्कल के इक्वल लिया जाता है व्हिच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन जो है दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप में चेंज आ सकते हैं, डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है। यंग्स मॉडुलस जो है वो एक्चुअली रेशियो है टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि y इज इक्वल टू सिग्मा ओवर e f ओवर a ओवर डेल्टा l ओवर l नॉट, और इसके यूनिट भी स्ट्रेस के इक्वल लिए जाते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें रिट्रेस जिसको किया जाए एग्जैक्टली इन द रिवर्स ऑर्डर विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, और इट मस्ट अकर वेरी स्लोली एंड बी फ्रिक्शनलेस। एग्जाम्पल के तौर पे स्लो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो कि कभी भी रिट्रेस नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली इन द रिवर्स ऑर्डर और विदाउट लिविंग द परमानेंट चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। तो तमाम रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस जितने भी हैं दे आर इरिवर्सिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट लॉस, टर्बुलेंस और सडन चेंजेस। एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लोजन की बात करें, रैपिड गैस एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस लेकिन बट रिमेन कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल वंस। A refrigerator transforms heat from cold to hot body. Does this violate the second law of thermodynamics? रेफ्रिजरेटर हीट ट्रांसफर करता है कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ, तो क्या ये वायलेट करे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को? नो, रेफ्रिजरेटर वायलेट नहीं करता सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि क्लॉजेस की स्टेटमेंट है कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, बट अ रेफ्रिजरेटर इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल वर्क टू बी डन ऑन द सिस्टम। रेफ्रिजरेटर हीट को एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड रेजरवायर से
एंड यूजिंग द वर्क डन वो एक्सपेल करता है हीट को टू द हॉट रेजर्वायर. तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स refrigerator plus surrounding still increases, so it operates consistently with the second law. A gas is expanding adiabatically. Explain what happens to the temperature and pressure of the gas. Adiabatic expansion के अंदर कोई heat exchange नहीं होती with the surroundings. Q is equal to 0. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W. तो delta U is equal to 0 minus W. यानी कि minus W आ जाएगा. Since the gas does positive work on the surroundings, internal energy decreases. Since the internal energy of an ideal gas is proportional to temperature, we know that. So temperature falls during adiabatic expansion. Additionally, हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू ड्यूरिंग एक्सपेंशन, प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रोसेस फॉलो करता है पीवी लैप्लास कांस्टेंट वेयर लैप्लास इक्वल्स टू सीपी ओवर सीवी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एग्जांपल के तौर पे रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ टायर causes it to feel cool. लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को डिस्कस करते हैं. अब हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है पेपर में, जिसमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें आप सबसे पहले स्टेटमेंट मेंशन करें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल मैकेनिकल एनर्जी, that is kinetic energy plus potential energy of a body, that remains constant in the absence of non-conservative forces. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी आप कंसीडर करें, और कंसीडर करें एक बॉडी जिसका मास m है, रेस्ट के ऊपर है, हाइट h के ऊपर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये आपकी बुक में फिगर 4.12 में भी शो किया गया. उसको पोजीशन a मेंशन कर दें. पोजीशन a इज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होगी, 0, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या है, 0. जैसे ही आप बॉडी को रिलीज करेंगे इट विल फॉल डाउन, नीचे की तरफ वो आएगी. हम एग्जामिन करेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर इसकी मोशन के दौरान कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है और कैसे इंटरचेंज करते हैं. पॉइंट ए के ऊपर हमें पता चल गया वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh. तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 प्लस mgh, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को एट द पोजीशन बी, जहां पे बॉडी फॉल कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है x. इग्नोर कर दें एयर फ्रिक्शन को, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस x और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvp स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2gs. यहाँ पे vf को इक्वल लेंगे vb के और vi कंसीडर करेंगे 0 और s की जगह हम कंसीडर करेंगे x, क्योंकि कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का कितना है x. वैल्यूज को पुटअप करें तो पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास टोटल एनर्जी mgx प्लस mg इंटू h माइनस x आ जाएगी, जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर विल बी mgh. पोजीशन सी के ऊपर, दैट इज जस्ट बिफोर द व्हेन बॉडी स्ट्राइक्स द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाइट मिनिमम है वहां पे, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvc स्क्वायर. सेम एट द पॉइंट बी जो आपने काम किया था, vc कैलकुलेट करें क्योंकि ग्राउंड पे h इज इक्वल टू 0 है. vc कैलकुलेट करने के लिए भी आप लोगों ने वही रिलेशन यूज करना है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट सी. ओके, अब आप इन तीनों पोजीशंस पे रिजल्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल थी, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल है, पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल है. इट्स मीन दैट ऊपर से नीचे आते तक एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करें, न्यूमेरिकल है, दैट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. एक गैस है, वो अब्सॉर्ब करिए 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी और परफॉर्म करिए 300 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग्स. आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और इफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली विद 200 joule of work done on the gas, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, डेल्टा यू. आपके पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हीट है 500 जूल, ऐड किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा. वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, दैट इज 300 जूल, दैट इज आल्सो पॉजिटिव. एडियाबैटिकली जो वर्क डन है दैट इज माइनस 200 जूल, क्योंकि वर्क डन इज ऑन द गैस और वर्क डन बाय द गैस इज माइनस 200. पार्ट 1 इसका जो है हम देखते हैं, फर्स्ट लॉ को यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि 500 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 200 जूल.
पार्ट 2 में ये डायबेटिकली प्रोसेस हो रहा था, तो उसमें Q इज इक्वल टू 0 है, कोई हीट ऐड नहीं हुई, तो वर्क डन ऑन द गैस दैट इज 200 जूल और वर्क डन बाय द गैस दैट इज माइनस 200 जूल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू माइनस 200 दैट इज इक्वल टू प्लस 200 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में पॉजिटिव 200 जूल आ रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडायबेटिक कंप्रेशन के अंदर हम देख रहे हैं, तो कंप्रेशन रेजेस द टेम्परेचर, वहां पे भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट की बात करें तो आर्चिमेदेस प्रिंसिपल प्लस फ्लोटेशन में से क्वेश्चन दिया गया सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर 5 का। व्हाट इज अपथ्रस्ट? सबसे पहले आप इसमें अपथ्रस्ट को एक्सप्लेन करें कि अपेरेंट लॉस जो होता है वेट के अंदर, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एन ऑब्जेक्ट कब, व्हेन इट इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन द लिक्विड। अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अपवर्ड फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। आर्चिमेदेस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली इमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर, एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। अपथ्रस्ट क्या था? अपवर्ड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन इमर्ज ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेस लिक्विड वो जो अब फोर्स की वजह से इमर्स करने की वजह से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड हुआ साइड के ऊपर, that is displaced liquid. Weight of displaced liquid upthrust is equal to the weight of the liquid displayed. डेरिवेशन की अगर हम बात करें अपथ्रस्ट की, तो सेटअप हमने कंसीडर करना है सॉलिड सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h है, डेप्थ ऑफ द टॉप फेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस दैट इज h1, डेप्थ ऑफ द बॉटम फेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस दैट इज h2, डेंसिटी है लिक्विड की रो, प्रेशर है एट डेप्थ h1 P1, प्रेशर एट डेप्थ 2 दैट इज P2, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। यहाँ पे हम लिक्विड प्रेशर ईच फेज के लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो P1 इज इक्वल टू रो जी H1, P2 इज इक्वल टू रो जी H2। अगर हम फोर्सेस की बात करें सिलेंडर के ऊपर, तो फोर्स ऑन द टॉप फेस बाय प्रेशर P1 दैट इज P1A यानी कि रो जी H1A, और सेकंड फेज के लिए भी रो जी H2A। नेट अपथ्रस्ट ऑफ द सिलेंडर अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, याद रखिएगा F1 एंड F2 आर फोर्सेस which are acting on opposite faces, तो नेट फोर्स जो होगी वो F2 माइनस F1 होगा which is equal to upthrust। तो F2 माइनस F1 कीजिएगा रो जी H2A माइनस रो जी H1A यानी कि रो जी A इंटू H2 माइनस H1। और याद रखिएगा H2 माइनस H1 हमने किसके इक्वल लिया है, H के इक्वल, तो हम पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड आ जाएगा रो जी H यानी कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। ये वी वॉल्यूम कहाँ से आया, एरिया इनटू हाइट करें तो वॉल्यूम के इक्वल आता है, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा AH जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। इस वजह से रो जी वी जो है दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये शो करता है हमें कि अपथ्रस्ट जो है वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है कब, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी कि अपथ्रस्ट कितनी होगी उसके ऊपर, कितना अपथ्रस्ट होगा लिक्विड के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उतना उसके ऊपर क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। ये कंफर्म करता है आर्चिमेदेस प्रिंसिपल को। बी पार्ट की बात करें, न्यूमेरिकल पावर एंड वर्क में से 3 मार्क्स का दिया गया है। 770 किलोग्राम मैन रन कर रहा है अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड्स। वर्टिकल हाइट जो है दैट इज 4.5 मीटर। कैलकुलेट करें वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, हिज एवरेज पावर आउटपुट, जबकि जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग मास गिवन है, हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमें गिवन है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, W इज mgh is equals to 70 multiplied by 9.8 multiplied by 4.5 is equals to 3087 joule। एवरेज पावर आउटपुट की बात करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम होता है। वर्क आपके पास है 3087 डिवाइडेड बाय 4.0 यानी कि 771.75 वॉट आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे इन अभी तक जो की फॉर्मूलाज और समरी यूज हो रही है हमारे पास वो आर्चिमेदेस प्रिंसिपल के लिए, वो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर की जा रही है ताकि आप लोग इसको सेपरेटली जो है वो नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेस के अंदर जब हीट ऐड की जाती है सिस्टम के अंदर, वो एनर्जी अपीयर करती है एज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग।
इसमें आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल इसका मेंशन करें कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, only converted from one form to another. Total energy in an isolated system remains constant of the time. वाइडर एप्लीकेबिलिटी इसकी डिफाइन कर दें आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में तो बेहतर होगा कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। फर्स्ट लॉ में आप ये भी मेंशन करें कि हीट जब ऐड करते हैं सिस्टम में पॉजिटिव, रिमूव करते हैं नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव। एग्जांपल के तौर पे बाइसिकल पंप को एक्सप्लेन कर दें और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन कर दें कि जब हम बाइसिकल पंप की बात करते हैं कि हैंडल को जब हम पंप करते हैं रैपिडली वो हॉट हो जाता है, वर्क इज डन ऑन द गैस, रेजेज इट्स इंटरनल एनर्जी। और इसी तरह ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की बात करें, ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं दे डू वर्क व्हेन दे वॉक, रन और मूव, वर्क रिक्वायर्स एनर्जी and used to make new cells and replace the dead ones. आइसोथर्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसा प्रोसेस जो कैरीड करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन फॉर द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की कंडीशन बताइएगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ रिड्यूस हो जाता है क्योंकि डेल्टा इन यू इज इक्वल टू 0 है तो क्यू बराबर आ जाता है वर्क डन के। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एक्सप्लेन कीजिएगा कि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 0 है तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें कि ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर्स द टाइम, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो वो स्लोली होंगे टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसमें एक बात और, जो कर्व है पीवी डायग्राम का दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, उस कर्व को कहते हैं आइसोथर्म। एडियाबैटिक प्रोसेस ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई हीट ना तो एंटर कर होती है ना लीव करती है सिस्टम को, और इसमें W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म के अंदर। एक्सपेंशन कूल्स, गैस एक्सपैंड होगी, वर्क डन करेगी एट एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर उसका फॉल डाउन कर जाएगा। रैपिड प्रोसेस है कि रैपिड प्रोसेस अकर्स व्हेन गैस एक्सपैंड्स, कंप्रेस और या कंप्रेसेस रैपिडली स्पेशली इन एन आइसोलेटेड सिलेंडर। कंप्रेशन रेट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा, पीवी लैप्लास इज इक्वल टू कांस्टेंट को इसमें एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल के लिए आप लोग उसमें बर्स्ट टायर, रैपिड स्केप ऑफ एयर फ्रॉम द टायर, साउंड वेव की बात करें या क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें। उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को थोड़ा सा आपने कंपेयर कर लेना उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीजें मेंशन है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट न्यूमेरिकल विच इज यंग्स फ्रॉम यंग्स मॉडल्स ऑफ स्टील, कि आपके पास एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 × 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, विच इज स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। यंग्स मॉडल्स स्टील का गिवन है, स्ट्रेस इन द वायर फाइंड आउट करना और एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई है। गिवन डाटा के मुताबिक आपके पास चेंज इन लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स गिवन है, यंग्स मॉडल्स गिवन है। स्ट्रेस फाइंड आउट करना, फोर्स ओवर एरिया होता है, फोर्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, डिवाइड करने आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। पार्ट 2 में एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडल्स होता है फोर्स ओवर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी कि फोर्स ओवर एरिया ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, हमारे पास ओरिजिनल लेंथ गिवन है, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट ओवर एरिया इनटू यंग्स मॉडल्स। यहाँ से आप लोग वैल्यूज को पुटअप करें तो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 2 मिलीमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आज का जो टेस्ट आपके साथ शेयर किया गया था उसका पेपर सोल्यूशन जो हमने डिस्कस किया वो एंड हुआ है।